तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 4 अप्रैल 2023 की, साथ ही में दिन है मंगलवार का, वहीं हिंदी तारीख है शुक्ल त्रयोदशी और महीना चल रहा है चैत्र का। तो आइए बिना देर किए फटाफट से जाने आज की ताज़ा खबरें और मुख्य समाचार। दोस्तों आज के मुख्य समाचार में पहली बड़ी खबर आ रही है NCERT को लेकर। ताज़ा जानकारी के मुताबिक नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी कि NCERT ने 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए इतिहास, नागरिक शास्त्र और हिंदी के सब्जेक्ट में कुछ बड़े बदलाव किए हैं। बताया गया है इतिहास की किताब से मुगल साम्राज्य से जुड़ा चैप्टर हटा दिया गया है। साथ ही बताया गया है कुछ इसी तरह के बदलाव 10वीं और 11वीं की किताबों में भी किया गया है। साथ ही कहा गया है जो बदलाव हुआ है वो इसी सेशन यानी कि इसी साल से छात्रों के लिए लागू हो जाएंगे। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है एंटीबायोटिक्स दवाओं को लेकर। दोस्तों अगर आप अक्सर डॉक्टर के पर्ची के बिना एंटीबायोटिक्स दवाएं खरीद कर खा लेते हैं तो जान लीजिए कि ये आपको आने वाले दिनों में मुश्किल में डाल सकता है। दोस्तों अगर आप एंटीबायोटिक दवाओं के बारे में नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, एंटीबायोटिक्स दवाएं वही दवाएं होती हैं जो बुखार में या दर्द में या इसी तरह की नॉर्मल परेशानी में काम आती है। बताया गया एंटीबायोटिक्स दवाओं का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल बैक्टीरिया को सुपर बग में बदल रहा है। दोस्तों आपको बता दें, सुपर बग आपके शरीर में मौजूद ऐसे बैक्टीरिया को कहा जाता है जिन पर कुछ समय के बाद कोई दवा असर नहीं करती। बताया गया अस्पताल से लेकर पीने के पानी और दूध तक में मौजूद ये सुपर बग इंसानों को जानलेवा बीमारियों का शिकार बना रहे हैं। शायद दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि हर साल लाखों लोगों की जान इन सुपर बग्स की चपेट में आकर हो रही है। बताया गया WHO समेत दुनिया भर के वैज्ञानिक इस बात की चिंता जता रहे हैं कि बिना डॉक्टरी सलाह के एंटीबायोटिक का बेतहाशा इस्तेमाल अगर इसी तरह से होता रहा तो अगले 25 साल में सभी एंटीबायोटिक्स दवाएं बेअसर हो जाएंगी। दोस्तों आपको कुल मिलाकर आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करें तो बात यह है कि अगर कोई व्यक्ति बेतहाशा तरीके से एंटीबायोटिक्स दवाओं का इस्तेमाल करता है, यानी कि जैसे ही कहीं पे थोड़ा सा दर्द होता है तो वो मेडिकल पे जाता है, इसी तरह से अगर ऐसे व्यक्ति को हल्का सा भी बुखार आता है तो वो मेडिकल पे जाता है और बिना डॉक्टर की सलाह के बुखार की दवा लेता है और खा लेता है। इस तरह की जो भी दवाएं होती हैं वो एंटीबायोटिक्स होती हैं, यानी कि इस तरह की दवाएं आपके शरीर में मौजूद बैक्टीरिया से लड़ती हैं और आपको बीमारी से मुक्ति दिलाती हैं। अब सिंपल सी बात यह है कि अगर कोई व्यक्ति बेतहाशा तौर पर यानी कि बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक्स दवाओं का इस्तेमाल करता है तो आने वाले दिनों में कुछ ऐसा होगा कि उसके शरीर के अंदर जो बैक्टीरिया है उन पर इन दवाओं का असर होना बंद हो जाएगा। इसी की वजह से कहा गया है कि एंटीबायोटिक दवाएं बिना डॉक्टरी की सलाह के इस्तेमाल ना करें। शायद दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि ये भी बताया गया है कि अगर एंटीबायोटिक गोलियों को लेने में यही लापरवाही बनी रही तो आने वाले भविष्य में बुखार और दस्त जैसी मामूली बीमारियों के बैक्टीरिया कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक हो जाएंगे और उससे भी ज्यादा तबाही मचाएंगे। बताया गया 2050 के बाद हर साल मामूली बीमारी देने वाले बैक्टीरिया ही 1 करोड़ लोगों की जान ले सकते हैं, क्योंकि इन पर एंटीबायोटिक दवाओं का असर नहीं पड़ेगा। बात यह है कि ज्यादा एंटीबायोटिक्स दवाएं खाने से बैक्टीरिया को इन दवाओं की आदत हो जाती है और उन पर फिर एंटीबायोटिक दवाएं असर नहीं करती जब तक कि दवाओं में कुछ ऐसा बदलाव न किया जाए कि वो बैक्टीरिया को मार सके। दोस्तों शायद आप जानते होंगे जो भी आपकी सेहत से जुड़ी बात होती है हम उस खबर को बड़े ही विस्तार से बताते हैं, क्योंकि ये आपकी सेहत की बात होती है। तो आइए अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जिसमें PM मोदी का एक बड़ा बयान सामने आया है। जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते सोमवार को CBI की स्थापना के 60 साल पूरे होने के डायमंड जुबली प्रोग्राम में शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने अपने 25 मिनट के संबोधन में यानी के भाषण में CBI के 6 दशक यानी के 60 साल के सफर और आगे आने वाली चुनौतियों को लेकर बात की। PM मोदी ने CBI से कहा, आपको कहीं पर भी रुकने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं आप जिनके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं वो बेहद ही ताकतवर लोग हैं। बरसों तक वो सरकार और सिस्टम का हिस्सा रहे हैं। आज भी वो कई जगहों पर किसी राज्य में सत्ता का हिस्सा है, लेकिन आपको अपने काम पर फोकस रखना है। कोई भी भ्रष्टाचारी बचना नहीं चाहिए। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है देश की राजधानी दिल्ली के स्कूलों में 9वीं और 11वीं बच्चों के बहुत बड़ी संख्या में फेल होने को लेकर। जी हां, देश की राजधानी दिल्ली में अच्छी शिक्षा का दावा करने वाले केजरीवाल सरकार के सरकारी स्कूलों में 9वीं और 11वीं क्लास में पढ़ने वाले 96% छात्र परीक्षा में फेल हो गए हैं, यानी कि हर 100 छात्र में से केवल 4 छात्र पास हुए हैं और 96 फेल हुए हैं। जाहिर बात है इसी की वजह से अब इस पूरे मुद्दे को लेकर दिल्ली सरकार भाजपा के निशाने पर आ गई है। भाजपा ने शिक्षा मंत्री आतिशी पे गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि अब टीचर से ये कहा जा रहा है कि वो खुद छात्रों के लिए उत्तर लिखकर उन्हें पास कर दें। बात यह है कि दिल्ली विधानसभा में नेता विपक्ष रामवीर सिंह बिदुड़ी ने दावा किया है कि नतीजे वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं, मगर टीचर से कहा गया है कि खुद जवाब लिखकर छात्रों को पास करें और वेबसाइट पे रिजल्ट को दोबारा अपलोड करें। बताया गया अब इस मामले में LG सक्सेना से यानी कि जो दिल्ली के LG है उनसे जांच की मांग की गई है। तो दोस्तों अगर ये बात सही है कि 100 छात्र में से केवल 4 पास हुए हैं तो ऐसा लगता है दिल्ली सरकार का शिक्षा मॉडल पहले के मुकाबले काफी चरमरा गया है। बाकी दोस्तों पूरा सच क्या है वो आने वाले दिनों में हमारे सामने आ सकता है, जब इस पूरे मामले पर आम आदमी पार्टी का जवाब आएगा या मुख्यमंत्री केजरीवाल का जवाब आएगा, क्योंकि अभी तो हमने केवल एक तरफ की बात सुनी है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है एक विशाल एस्टेरॉइड को लेकर। जानकारी के मुताबिक अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी यानी कि नासा ने कहा है कि एस्टेरॉइड पृथ्वी के लिए एक बड़ा खतरा पैदा कर सकते हैं। कम से कम पिछली घटनाओं ने अब तक यही साबित किया है। बात यह है कि आने वाले 6 अप्रैल को एक बहुत बड़ा एस्टेरॉइड अपने पृथ्वी के पास से गुजरने वाला है, जिसकी रफ्तार 6,07,656 किलोमीटर प्रति घंटे है। बताया गया इसको लेकर नासा समेत दुनिया भर की कई अंतरिक्ष एजेंसियां अलर्ट पर हैं। वैसे तो फिलहाल ये नहीं कहा
गया है कि ये पृथ्वी से टकराएगा, लेकिन सावधानी के तौर पर दुनिया भर की अंतरिक्ष एजेंसियां अलर्ट पर है। बताया गया इसका साइज 150 फीट है। वैसे दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, एस्ट्रॉइड असल में पत्थर ही होते हैं, लेकिन ये ऐसे पत्थर होते हैं जो अंतरिक्ष में पाए जाते हैं। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है, अभी हाल ही में रामनवमी के मौके पर जो पश्चिम बंगाल में हिंसा हुई थी उससे जुड़े कुछ ताज़ा अपडेट्स को लेकर। दोस्तों शायद आप जानते होंगे, पश्चिम बंगाल के हावड़ा में बीते 30 मार्च को रामनवमी जुलूस के दौरान हिंसा हुई। बताया गया उस जगह अब पुलिस ड्रोन से चप्पे चप्पे पे नजर बनाए हुए है, साथ ही में सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, लोगों से पूछताछ की जा रही है। बताया गया लगातार 2 दिन हुई हिंसा के बाद से लोगों में डर है कि कहीं फिर से पत्थरबाजी न शुरू हो जाए। बताया गया स्थानीय लोगों से बात करने पे ये पता चला है कि दोनों पक्षों ने यानी कि हिंदू और मुस्लिम ने अलग अलग दावे किए हैं। हिंदू कहते हैं कि जिन घरों में मुस्लिम रहते हैं वहां से पत्थरबाजी की गई थी। हालांकि वहीं मुस्लिमों का कहना है कि जुलूस में हजारों की भीड़ हमारे एरिया में घुसी, वो लोग हाथों में हथियार लहरा रहे थे, हमारी कम्युनिटी के खिलाफ नारे लगा रहे थे, डीजे पर भी ऐसे ही गाने बज रहे थे, इसीलिए माहौल खराब हो गया और हिंसा शुरू हो गई, और वो कह रहा है उसकी गलती है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है, इंदौर के बिलेश्वर के महादेव मंदिर को तोड़ने को लेकर। जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश के इंदौर में नगर निगम ने बीते सोमवार सुबह बिलेश्वर मंदिर का अवैध निर्माण वाला हिस्सा तोड़ दिया। रामनवमी के मौके पर इसी मंदिर में बावड़ी की छत धंसने से 36 लोगों की जान चली गई थी। अब ताजा जानकारी के मुताबिक इसी कड़ी में मंदिर का जो अवैध हिस्सा था उसको तोड़ दिया गया है। साथ ही बताया गया है रामनवमी के मौके पर इस मंदिर में बावड़ी की छत टूट जाने की वजह से जो 36 लोगों की मौत हुई थी, अब ये मामला हाई कोर्ट में पहुंच गया है। दोस्तों वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको इन शॉर्ट में बता दें कि रामनवमी के दिन इंदौर के बिलेश्वर में एक महादेव का मंदिर है। यहीं पे बहुत सारे श्रद्धालु हवन और पूजन के लिए आए हुए थे। हालांकि जहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े हुए थे उन लोगों को पता नहीं था कि उनके नीचे कुआं है। वजन बहुत ज्यादा होने की वजह से कुएं की जो छत थी यानी कि जो फर्श था वो टूट गया और इसमें बहुत सारे लोग गिर गए। बहुत सारे लोगों को तो सकुशल निकाला गया, कई लोगों को घायल निकाला गया, पर इसी बीच 36 लोगों की जान चली गई। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल की एक चिट्ठी को लेकर। जानकारी के मुताबिक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखकर सीनियर सिटीजन्स को रेल किराए में दी जाने वाली छूट को दोबारा बहाल करने की अपील की है। केजरीवाल ने चिट्ठी में लिखा है कि रेलवे का अगले साल का बजट 45 लाख करोड़ का है। बुजुर्गों को कंसेशन देने पर केवल 1600 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। इस खर्च के करने से सरकार गरीब नहीं हो जाएगी, तो इसी की वजह से सीनियर सिटीजन्स को रेल किराए में पहले की तरफ फिर से छूट दी जाए, यानी कि 50% की। अब देखना यह है आने वाले दिनों में अरविंद केजरीवाल की ओर से पीएम मोदी को ये जो चिट्ठी लिखी गई है तो इसका क्या जवाब आता है और जवाब आता भी है या नहीं। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है कोरोना को लेकर। जानकारी के मुताबिक हरियाणा में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है। अभी हाल ही में बीते सोमवार को स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ मीटिंग के बाद मंत्री अनिल विज ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि अब लोगों को कोरोना के प्रोटोकॉल यानी कि नियमों का पालन करने की जरूरत है। साथ ही में हरियाणा प्रशासन की तरफ से ये भी कहा गया है कि अधिकारियों को अब इसका सख्ती से पालन कराना होगा। बताया गया अब जहाँ भी 100 से ज्यादा लोगों की भीड़ होगी, चाहे वो शादी बारात हो या कोई अन्य कार्यक्रम हो, तो अब वहाँ पर पहले की तरह मास्क लगाना जरूरी है। दोस्तों जरूरी का मतलब ये है कि अब मास्क लगाना ही पड़ेगा। आसान शब्दों में कहें तो हरियाणा में एक बार फिर से पहले की तरह कोरोना से जुड़े कई नियम लागू कर दिए गए हैं और इन्हीं में से एक है 100 से ज्यादा लोगों की भीड़ में मास्क पहनना। जाहिर बात है ये नियम अनिवार्य किया गया है। इसी की वजह से अगर आने वाले दिनों में इसका पालन नहीं किया जाता है तो लोगों पे कार्रवाई की जा सकती है पहले की तरह। अब दोस्तों कोरोना को लेकर ये तो अपडेट था हरियाणा का, लेकिन दोस्तों एक ऐसा अपडेट है जो पूरे देश के लिए जारी किया गया है। देखिए अगली खबर में। जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार ने देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच आम लोगों से ज्यादा सतर्क रहने को कहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के एक शीर्ष अधिकारी ने बीते सोमवार को कहा है कि वैसे तो कोरोना के नए वेरिएंट से यानी कि अभी जो कोरोना का वेरिएंट फैल रहा है खतरा तो उससे कम है, साथ ही इसकी वजह से अस्पतालों में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या बढ़ने की संभावना भी कम है, पर इसके बावजूद भी लोगों को ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। कहा गया है देश में एक बार फिर से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में हम लापरवाही नहीं बरत सकते। आइए दोस्तों आपको अगली खबर में लगे हाथों बताते हैं कोरोना वायरस का ताजा अपडेट सीधे भारत सरकार की वेबसाइट से। तो भारत सरकार की अपनी वेबसाइट mygov.in के मुताबिक बीते रोज लगभग 24 घंटे में 3637 नए मरीज मिले हैं कोरोना वायरस के। पर अच्छी बात ये रही कि इसी दौरान 1800 लोग ठीक हुए हैं कोरोना वायरस से देश भर में। पर दोस्तों इसी बीच 7 लोगों की जान चली गई है कोरोना के कारण। वहीं अगर बात की जाए एक्टिव केसों की तो अब अपने देश में एक्टिव केसों की संख्या 20,219 हो गई है, यानी कि अब अपने देश में इतने सारे कोरोना के मरीज हो गए हैं जिनका इलाज चल रहा है। परेशानी की बात यह है कि एक्टिव केसों की संख्या दिन पर दिन बहुत तेजी से बढ़ रही है। अभी हाल ही में बीते रोज लगभग 24 घंटे में एक्टिव केसों की संख्या में 1830 नए मामलों की बढ़ोतरी
बढ़ोतरी हुई है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है इंडियन रेलवे को लेकर। जानकारी के मुताबिक ट्रेन के एसी कोच में सफर करने वाले यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर है। बताया गया है कई बार यात्री एसी कोच में सफर करने के दौरान गंदे कंबल और चादर मिलने की शिकायत करते हैं, जिसके साथ सफर करना बहुत ही मुश्किल भरा होता है। रेलवे को भी आए दिन इस प्रकार की शिकायत मिलती रहती है, तो ऐसे ही शिकायतों के निपटारे के लिए रेलवे बोर्ड ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। बताया गया ट्रेन में यात्रियों को गंदे कंबल या चादर की शिकायत न हो, इसके लिए रेलवे ने टेंडर के नियमों में बदलाव कर दिया है। बताया गया है नए नियमों के तहत अब ट्रेन के एसी कोच में सप्लाई होने वाले चादर और कंबलों की धुलाई में लापरवाही और खाने में कोई दिक्कत होती है तो इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रेलवे के नए नियमों के मुताबिक ट्रेन में अब कैटरिंग और चादर कंबल की सप्लाई के टेंडर लंबी अवधि के लिए जारी नहीं किए जाएंगे। इन टेंडर की अवधि को घटाकर अब केवल 6 महीने किया जा रहा है। इसके बाद जिसने ये टेंडर लिया है उस ठेकेदार के काम को रिव्यू भी किया जाएगा, यानी कि चेक किया जाएगा। अगर रेलवे ठेकेदार के काम से संतुष्ट नहीं है तो उसके टेंडर को आगे रिन्यू नहीं किया जाएगा। इससे यात्रियों को अब ट्रेन में आने वाले दिनों में गंदे चादर और कंबल की शिकायत से जूझना नहीं पड़ेगा। तो इंडियन रेलवे ने ये एक बड़ा फैसला लिया है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है सोने की अयोध्या को लेकर। दोस्तों सोने की लंका के बारे में तो आपने पढ़ा या सुना होगा या टीवी सीरियल्स में भी देखा होगा, पर दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर जो वीडियो चल रहा है आप उसमें सोने की अयोध्या देख सकते हैं। ये राजस्थान के अजमेर में है। आपको बता दें असल में ये एक अयोध्या का मॉडल है जो पूरी तरह से सोने का बना हुआ है। बताया गया 130 साल में पहली बार अब इसे आम लोगों के लिए खोला जा रहा है। बताया गया सुरक्षा के लिए सोने की अयोध्या और झांकियों को कांच और लाल पत्थर की दीवार से कवर किया गया है। आम लोगों को आगे जाने की अनुमति नहीं है, पर इसके वीडियो सामने आए हैं जो अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है आरबीआई को लेकर। जानकारी के मुताबिक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई की बीते रोज 3 अप्रैल सोमवार से मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग शुरू हो गई है। बताया गया ये मीटिंग 6 अप्रैल तक चलेगी। इस मीटिंग में आरबीआई रेपो रेट यानी कि इंटरेस्ट रेट में 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो लगातार 7वीं बार रेपो रेट में बढ़ोतरी होगी और इसकी वजह से आने वाले दिनों में जिन लोगों ने लोन ले रखा है या आने वाले दिनों में लोन लेंगे उनके लिए ब्याज दरें और जो ईएमआई है वो बढ़ जाएगी। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है नवाजुद्दीन सिद्दीकी को लेकर। जानकारी के मुताबिक बॉलीवुड के मशहूर एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी और उनकी एक्स वाइफ आलिया के बीच बच्चों की कस्टडी को लेकर हो रही सुनवाई अभी हाल ही में बीते रोज खत्म हो गई। कोर्ट ने अगले 45 दिन तक बच्चों की कस्टडी नवाजुद्दीन सिद्दीकी की एक्स वाइफ यानी कि आलिया सिद्दीकी को दे दी है। इस दौरान बच्चों को दुबई भेजा जाएगा जहां वो पढ़ाई कर रहे हैं। बताया गया 45 दिन के बाद यानी कि 1.5 महीने के बाद कोर्ट फिर इस मामले पे सुनवाई करेगी और ये तय करेगी कि जो बच्चों की कस्टडी है वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी को दी जाए या फिर उनकी पत्नी को। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है राहुल गांधी को लेकर। जानकारी के मुताबिक आपराधिक मानहानि केस में सूरत के सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी को बीते सोमवार को 15,000 रुपए के मुचलके पर अंतरिम जमानत दे दी है। राहुल ने एक मुख्य याचिका और 2 आवेदन लगाए थे। जो मुख्य याचिका है उसमें निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी गई है, यानी कि अभी हाल ही में जिस मानहानि केस में राहुल गांधी को 2 साल की कैद की सजा सुनाई गई है, जिसकी वजह से उनकी संसद की सदस्यता भी रद्द हो गई है, तो ये मुख्य याचिका इस मामले को लेकर है। असल में राहुल गांधी ने निचली अदालत के इस फैसले को गलत बताया है। बताया गया इस याचिका पे सेशन कोर्ट आने वाले 3 मई को सुनवाई करेगी। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है बीजेपी को लेकर। जानकारी के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस फाइल्स के दूसरे एपिसोड का वीडियो रिलीज कर दिया है। अभी हाल ही में बीते सोमवार को भाजपा के ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किए गए वीडियो में एमएफ हुसैन की पेंटिंग की खरीदो फरोख्त से जुड़ी बातें बताई गई हैं। इस पेंटिंग को यस बैंक के को फाउंडर राणा कपूर ने प्रियंका गांधी से 2 करोड़ रुपए में खरीदा था और दावा किया गया है ये पैसे सोनिया गांधी के इलाज में लगाए गए। दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें बीजेपी पार्टी ने एक वीडियो सीरीज शुरू की है जिसे नाम दिया गया है कांग्रेस फाइल। अभी तक इसके 2 एपिसोड जारी किए जा चुके हैं। आप बीजेपी पार्टी के ट्विटर हैंडल पर जाकर इन वीडियो को देख सकते हैं। असल में इन वीडियो में कांग्रेस पार्टी के बारे में कई सारी बातें बताई जा रही हैं, खास करके जो भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई हैं। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर। जानकारी के मुताबिक पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू ने उनकी सिक्योरिटी Z+ से घटाकर Y+ करने को लेकर कहा है कि सिद्धू मूसावाला के साथ जो हुआ वही मेरे साथ हो रहा है। बताया गया सिक्योरिटी घटने की वजह से अब उनके साथ 13 गनमैन रहेंगे। हालांकि उनसे बुलेट प्रूफ गाड़ी ले ली गई है, पर 13 गनमैन अभी भी उनकी सुरक्षा करेंगे। साथ ही में इसी दौरान नवजोत सिंह सिद्धू ने ये भी कहा कि मैं छाती ठोक कर कहता हूँ मुझे मौत का भय नहीं है, मैं नफा नुकसान से ऊपर हूँ। आइए दोस्तों अब अगली खबर में जानते हैं क्या 4 अप्रैल 2023 को देश भर में कैसा रहेगा मौसम का हाल। मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्व अनुमान। तो मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान पश्चिमी हिमालय पर अगले 48 घंटों तक हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। इसके अलावा पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्सों में, साथ ही में उत्तरी राजस्थान में, इसके अलावा दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 1 या 2 स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होगी। इसके अलावा भी असम में और
अरुणाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश होगी। इसके अलावा बाकी बचे पूर्व उत्तर भारत और सिक्किम में भी अलग अलग स्थानों पर आज बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा भी तमिलनाडु, केरल और तटीय आंध्र प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश आज हो सकती है। दोस्तों, अभी हमने आपको जिन भी शहरों, जिन भी राज्यों के नाम बताए हैं, उनको छोड़कर आज पूरे देश में मौसम सूखा बने रहने की संभावना है। वहीं दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है। देश के सबसे बड़े बैंक यानी कि भारतीय स्टेट बैंक में 1022 पदों पर भर्तियां निकलने को लेकर जानकारी के मुताबिक इन भर्तियों में आवेदन करने की अंतिम तारीख 30 अप्रैल 2023 है। तो आवेदन करने के लिए या इस भर्ती की ज्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको एसबीआई की जो ऑफिशियल वेबसाइट है sbi.co.in यहाँ पर जाना होगा। वहीं दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है सोने चांदी के दाम को लेकर। जानकारी के मुताबिक बीते 3 अप्रैल को यानी कि सोमवार को सोने के दाम में 500 रुपए की गिरावट दर्ज हुई है। इस गिरावट के बाद अब 10 ग्राम सोने की कीमत 59,251 रुपए हो गई है। वहीं अगर बात की जाए चांदी की, तो चांदी के दाम में भी 409 रुपए की गिरावट हुई है। इस गिरावट के बाद अब 1 किलो चांदी की कीमत 71,173 रुपए हो गई है। आइए दोस्तों, अब अगली खबर में जानते हैं आईपीएल मैच का ताजा अपडेट। दोस्तों, आपको बता दें, बीते रोज यानी कि 3 अप्रैल को आईपीएल का एक मैच खेला गया था। इसमें आमने सामने थे चेन्नई सुपर किंग और लखनऊ सुपर जायंट्स। तो मैच का अपडेट यह है कि चेन्नई सुपर किंग ने इस मैच को 12 रन से जीत लिया। वहीं दोस्तों, आपको बता दें, आज यानी कि 4 अप्रैल को आईपीएल का एक मैच खेला जाएगा और ये शुरू होगा शाम के 7:30 बजे से। इस मैच में आमने सामने होंगे दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।